गुड मॉर्निंग बच्चों, पीपीजीएन एकेडमी में आप सबका बहुत स्वागत है। आज से हम लोग हिंदी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों के नवोदय, मिलिट्री और सैनिक में हिंदी मीडियम में जो हिंदी विषय के अंदर जो सिलेबस है उसमें देखिए व्याकरण से संबंधित कुछ टॉपिक तो नवोदय परीक्षा के अंदर है, लेकिन उसके अलावा मिलिट्री के अंदर और सैनिक के अंदर जो टॉपिक हैं वो सारे व्याकरण के उसमें कुल मिला के सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे। हमारा पहला जो टॉपिक है उसका नाम है संज्ञा। जैसे कि संज्ञा से आप लोग अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ संज्ञा का होता है नाम, ठीक है ना। अब नाम किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी नगर का हो सकता है, स्थान का हो सकता है। तो संज्ञा की परिभाषा बिल्कुल यही है और पहले मैं इसे लिख देती हूँ और उसके बाद में साथ में आपको समझाते हुए इसको और विस्तार से बताती चलूँगी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है संज्ञा। तो देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, यहाँ तक तो बिल्कुल आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है, याद भी हो जाती है परिभाषा। दिक्कत वहाँ आती है जब कुछ प्रश्न इस तरीके के इनके भेदों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पर इस तरीके के शब्द या वाक्य आ जाते हैं, जहाँ पर ये पूछा जाता है आपसे कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, ठीक है। तो संज्ञा के 3 भेद भी हैं, उन भेदों के बारे में भी हम भी चर्चा करते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु से समझ में आ गया होगा आपको, कोई भी वस्तु हो सकती है। कुर्सी है, मेज है, अलमारी है, चौक है, डस्टर है, गिलास है, कोई भी वस्तु हो सकती है। वस्तु का नाम संज्ञा है, ठीक है। व्यक्ति का नाम, व्यक्ति उसमें स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, ठीक है। तो जितने भी व्यक्तियों के नाम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वो सब किस में आ जाएंगे? संज्ञा में आ जाएंगे। नगर के नाम, स्थान के नाम, देशों के नाम, ठीक है, राज्यों के नाम, राष्ट्रों के नाम, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? संज्ञा में आ जाएंगे। तो किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के निम्न 3 भेद हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद हैं और 3 भेदों के बारे में हमें छोटी क्लास से बताया जाता है, लिखाया जाता है। लेकिन जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो इसके 2 भेद और हमें देखने को मिल जाते हैं। परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि भला ये संज्ञा के भेद कहाँ से आ गए। और उस वक्त हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कक्षाओं में 3 भेदों के बारे में तो बिल्कुल विस्तार से बताया जाता है, समझाया जाता है, लिखाया जाता है, लेकिन 2 भेदों का जिक्र नहीं होता। तो देखिए, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जो 2 भेद और हैं, ठीक है, वो इन्हीं के अंदर समाहित है। लेकिन क्या है, अंग्रेजी के हिसाब से, अंग्रेजी भाषा का अनुकरण करते हुए, क्योंकि अंग्रेजी में जो नाउन है, नाउन के भेद ज्यादा है, 3 नहीं है, तो उस हिसाब से उस भाषा का अनुकरण करते हुए 2 और भेद इसमें जोड़ दिए गए हैं। और वो 2 भेद कौन से हैं? अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं,
तो आप उसको इस तरीके से समझेंगे कि संज्ञा के मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं, 3 से ज्यादा नहीं है भेद तो, लेकिन अंग्रेजी का अनुकरण करते हुए उसके 2 और भेद जोड़ दिए गए हैं और उनका नाम है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो वो भी लिखवा देती हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मुख्यतः 3 भेद है। आपको ऑप्शन अगर 3 दे रखा है, मुख्यतः अगर पूछे, शब्द जुड़ गया मुख्यतः और ऑप्शन में 3 है, तो आपको 3 पे ही टिक करना है, 5 पे नहीं करना है। ठीक है, और अगर 3 नहीं है, 5 दे रखे हैं, तो फिर आप 5 पे टिक कीजिए, फिर सोचने की इतनी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 2 और है, द्रव्यवाचक हो गए ना, द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वीं हो गई अपनी समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अब देखिए, अगर आपने इस पंक्ति को अच्छे से समझ लिया है तो ये तो शब्द से ही आप पकड़ लोगे, व्यक्तिवाचक यानी जो व्यक्ति के बारे में बता रही है ना, व्यक्ति का नाम, संज्ञा का अर्थ है नाम, और व्यक्ति आ गया तो पर्सन है ना, और व्यक्ति के अंदर तो फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब आ गए ना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम कि जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति का, ठीक है, एक ही व्यक्ति का जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, और व्यक्ति के अलावा देखिए और क्या आएगा इसके अंदर, व्यक्ति के अलावा इसमें स्थान, वस्तु, ठीक है, व्यक्ति, स्थान व वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान या एक ही वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसको और भी ज्यादा समझने के लिए मैंने क्या किया है कि अलग अलग पॉइंट में मतलब बना दी है और उसको सबको व्यक्तिवाचक के अंदर जोड़ दिया है। तो अगर आप उनको याद रख लेंगे तो आपको फिर इस परिभाषा, वो परिभाषा ऑटोमेटिकली फिर आपको लर्न हो जाएगी, बैठ जाएगी, फिर भूलेंगे नहीं आप उसे। तो मैं पॉइंट के रूप में यहाँ पे लिखवा देती हूँ, जैसे व्यक्ति है तो व्यक्तियों के नाम है, स्थान नगर है तो नगरों के नाम है, पत्र पत्रिकाएं हैं तो पत्रों के नाम है, पत्रिकाओं के नाम है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी देशों के नाम है, दिन के नाम है, महीनों के नाम है, त्योहारों के नाम है, तो वो सब किसके अंदर इंक्लूड है, किसके अंदर आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये जातिवाचक में आएगा या व्यक्तिवाचक में, आपको बेझिझक आपको टिक करना है व्यक्तिवाचक पे। ठीक है, तो मैं एक बार वो लिखवा देती हूँ आपको, आप नोट भी करते जाइए और ध्यान भी रखिए। तो देखिए, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है निम्न रूपों में होती है। किन किन के नाम आएंगे, रूपों में होती है। यहाँ पे पॉइंट में हम लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले व्यक्ति लिख लेते हैं। अब व्यक्तियों के नाम है तो हम कोई भी व्यक्ति के नाम इसके अंदर लिख सकते हैं, राम, श्याम,
सोहन, मोहन, हरीश, राहुल, रोहित, मोहित, सोहन, कोई भी मतलब नाम आ जाएगा, व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए राम, सीता। ये केवल अच्छे से आप लोगों को ध्यान रह जाए और आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए लिखाया जा रहा है। आदि, ठीक है। पहला हो गया व्यक्तियों के नाम। उसके बाद में देखिए देश के नाम, जितने भी देश हो गए उनके नाम आ जाएंगे। भारत, कोई भी देश है, जितने भी देश हैं उन सबके नाम आ जाएंगे। श्रीलंका, चीन, अमेरिका, ठीक है, आदि। व्यक्तियों के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, माही, कृष्णा। बहुत नदियां हैं संसार में भी और भारत में भी, सबके नाम नदियों के नाम, ठीक है। नदियों के नाम में देखिए सागरों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आदि। सागरों के नामों के बाद में देखिए आएंगे पर्वतों के नाम। हिमालय है, काराकोरम है, नीलगिरी है, आदि। पर्वतों के नामों के बाद में आएंगे नगरों के नाम। दिल्ली, जयपुर, पंजाब, लखनऊ, फिर आ जाएंगे दिन व महीनों के नाम। पहले दिन लिख लेते हैं, फिर महीने, दिन। अब जितने आपके 7 दिन हैं तो उसके हिसाब से वो 7 दिन हमारे संज्ञा में जुड़ जाएंगे। रविवार, सोमवार आदि, ठीक है ना। 7 दिन होते हैं, 7 के नाम। महीनों के नाम आ गए, है ना। महीना देखो, हिंदू महीने भी और इंग्लिश के हिसाब से जो लिखे जाते हैं। जनवरी फरवरी तो है ही, उसके अलावा चैत्र वैशाख, ये जो हिंदी में जो महीनों के नाम हैं, चैत्र वैशाख आषाढ़ ज्येष्ठ, ये सब भी संज्ञा के अंदर जुड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आ गए त्योहार व पर्व। त्योहार व पर्व पता ही है आपको, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, और भी पर्व होते हैं। इनके अलावा भी पोंगल है, ओणम है, बहुत होते हैं। हर मतलब प्रत्येक राज्य के पर्व हैं, अपने त्योहार हैं, छोटे बड़े जो भी है वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। राष्ट्रीय पर्व भी हैं हमारे, देखो 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ठीक है। कोई भी दिवस है वो मनाया जा रहा है तो पर्व ही है एक तरीके से, तो वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। त्योहार और पर्व के बाद में जो है दिशाओं के नाम आ जाएंगे।
दिशाएं 4 होती है ना। मुख्य तो 4 होती है, लेकिन उसके अलावा उनके जो कोणों के हिसाब से होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो मुख्य हो गई आदि। दिशाओं के नाम के बाद में आ जाएंगे पुस्तकों के नाम। कोई भी पुस्तक हो उसका नाम पुस्तकों के नाम है, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे गीता हो, चाहे वो हिंदी की किसी कवि की किताब हो, कहानी की का, चाहे कोई उपन्यास हो, चाहे वो कोई काव्य ग्रंथ हो, चाहे वो कहानियों का संकलन हो, कोई भी किताब है, किताब का नाम संज्ञा में आएगा। ठीक है। फिर देखिए, पुस्तकों के नाम के अलावा पत्र पत्रिकाएं हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, पत्र पत्रिकाएं हो जाएंगी। समाचार पत्र निकलते हैं, काफ़ी टाइम से निकल रहे हैं, तो वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि राजस्थान पत्रिका, दिनकर, राजस्थान पत्रिका, इंडिया टुडे, कादम्बरी, चंदा मामा, नंदनी आदि। फिर इसके अलावा ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर देखो, अब इतिहास में जो घटनाएं दर्ज हो गई, ठीक है, वो अगर हम कहें कि वो केवल आंदोलन है तो आंदोलन ही नहीं है, बहुत सी घटनाएं हैं जो दर्ज हैं। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन तो है ही, सत्याग्रह भी है, चाहे वो नमक सत्याग्रह हो, गांधी जी के द्वारा किया गया अनशन हो, लेकिन उन घटनाओं के अलावा जो हमारे इतिहास में जितने भी युद्ध हैं, क्रांतियां हुई हैं, तो वो सब किसमें दर्ज है, संज्ञा में ही आएंगे वो। ठीक है, तो ऐतिहासिक घटनाएं हो गई इसके अंदर। चाहे वो 1857 की क्रांति ले लो आप, चाहे वो असहयोग आंदोलन ले लो, आदि। तो देखिए, हमारे इस हिसाब से 13 पॉइंट बनते हैं, 13 ऐसे बिंदु बन गए कि इन 13 बिंदुओं के हमको अगर टाइटल शीर्षक याद हमने कर लिया, ध्यान में रख लिए, दिमाग में रख लिए, तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गई। इसमें आपको कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी या दिमाग में बल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा क्या। परिभाषा तो याद हो जाती है, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं, प्रश्न जिस तरीके से घुमा के पूछ लिया जाता है कई बार, वहां पे जाकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन जो है हमको बिल्कुल दूर करना है। ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पहले व्यक्तियों के नाम थे, ठीक है, वस्तुओं के नाम थे, नदियों के नाम है, सागरों के नाम है, पर्वतों के नाम है, नगरों के नाम है, दिन के नाम है, महीनों के नाम है, त्योहारों के पर्वों के नाम है, दिशाओं के नाम है, प्रमुख पुस्तकों के नाम है। पुस्तकें जो भी हैं, प्रमुख नहीं, पुस्तक जो भी आ गई, पुस्तकों के नाम, पत्रों के नाम, पत्रिकाओं के नाम, ऐतिहासिक घटनाएं, ये सब किस में आएंगी? ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगी। इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब हम दूसरी जो है, दूसरा जो बिंदु है हमारा भेद का, जातिवाचक संज्ञा, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं।
सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक ही जाति की वस्तुओं का समान रूप से बोध होता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को। अब है एक ही जाति की वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, मुख्य रूप से एक ही जाति की वस्तुओं का बोध होता है, वहां जातिवाचक संज्ञा होती है या उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य। अब जैसे हम यहाँ पे हमने महीनों के नाम लिखे हैं, त्योहारों के नाम लिखे हैं, तो देखिए ये जो इनके नाम है ना, इससे समझो आप, ये जो नाम है ये तो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन जो महीना शब्द है ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा जातिवाचक में। किस में चला जाएगा? जातिवाचक में। क्यों? क्योंकि ये तो महीनों के नाम हो गए, ये तो व्यक्तिवाचक, जनवरी ही है, ठीक है ना। लेकिन जनवरी क्या है? जनवरी एक महीने का नाम है, तो जनवरी तो जाएगा व्यक्तिवाचक में। किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन जो महीना शब्द है वो किस में जाएगा? वो जाएगा जातिवाचक में। क्योंकि जनवरी से हमें ये पता चल रहा है, जनवरी शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि ये किसका नाम है? ये एक महीने का नाम है। किसका नाम है? एक महीने का नाम है, और इसलिए महीना शब्द तो जाएगा जातिवाचक में और जनवरी शब्द चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। बस इतने में ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ वाली चीजें ये सब जाएंगे व्यक्तिवाचक में, और जो यहाँ इस तरफ जो हमने लिखी ना वो सब जाएगा हमारा जातिवाचक में। तो ये तो और भी ज्यादा इजी हो गया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखो कि जिस शब्द से मुख्यतः किसी एक ही जाति की वस्तुओं का समान रूप से बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से मुख्यतः किसी एक ही जाति की वस्तुओं का समान रूप से बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नगर, पर्वत, नदी, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पत्रिकाएं, ठीक है, दिन के नाम, महीने, तो वो सब किस में आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे जातिवाचक में। अब मैं आपको पॉइंट में जिस तरीके से इसमें लिखवाया था इसी तरीके से इसमें भी लिखवा देते हैं आपको, तो ये और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो वस्तुएं आ जाएंगी। पहली आ जाएंगी वस्तुएं। वस्तुओं में देखो क्या क्या आएगा। वस्तुओं में आएगा कुर्सी, मेज, कुर्सी, मेज, अलमारी, गिलास, जो भी वस्तुएं हैं सब आदि। ठीक है, कुर्सी, मेज, अलमारी, गिलास जो भी है वो सब चीजें क्या है? वस्तुएं हैं। तो वस्तुएं शब्द वो आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, पलंग हो,
चाहे कटोरी हो, चाहे चम्मच हो, चाहे और भी कोई वस्तु हो, वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। इसी तरीके से देखिए पशु पक्षी, पशु पक्षी। अब देखिए संसार के अंदर विभिन्न जाति के, विभिन्न नस्लों के पक्षी होते हैं, ठीक है, लेकिन उन सबको हम बोलते तो पक्षी है ना। तो ये जो पक्षी शब्द है ये किसी एक जाति के बारे में ही तो बता रहा है हमें। भाई वे जो उड़ रहे हैं, जिनके पंख हैं, जिनके चोंच है, और वो चाहे छोटा पक्षी हो, चाहे शुतुरमुर्ग हो, चाहे वो बाज हो, ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ने वाला हो, चाहे कम ऊंचाई पर उड़ने वाला हो, लेकिन जिनकी बनावट मिलती जुलती है, जो आसमान में उड़ रहे हैं वो पक्षी हैं, ठीक है ना। तो पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम हो गए, पशुओं के नाम हो गए, ठीक है, जानवरों के नाम हो गए, तो ये सब आ जाएंगे इसके अंदर। तोता, कबूतर, इसी तरीके से। ये केवल आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो संज्ञा तो उसी में ख़त्म हो जाती है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और थोड़ा सा लिखवा देते, करवा देते। लेकिन इतना विस्तार से करने का कारण ये है कि आप लोगों के दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठ जाए, आप अच्छे से समझ पाए और कहीं पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसलिए आपको इतना ज़्यादा डिटेल में करवा रहे हैं। गाय, बकरी, हाथी, बाघ, कोई भी मतलब हो सकता है इसमें नाम। इसी तरीके से देखिए व्यवसाय। अब व्यवसाय में क्या आ जाएगा, सारे व्यवसाय आ जाएंगे। बुनकर है, चाहे सुनार है, ठीक है, चाहे इंजीनियर है, चाहे चिकित्सक है, चाहे अध्यापक है, सब किसमें आ जाएंगे, कुमार, व्यापारी आदि। फिर उसके बाद में पद, जितने भी पद हैं, चाहे वो अध्यापक का हो, चाहे लिपिक का हो, चाहे किसी मंत्री का हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री का पद हो, बड़े जितने भी पद होते हैं, छोटे पद, बड़े पद, सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर उसके बाद में संबंधी, जितने भी रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार, संबंध होते हैं ना, जितने भी रिश्ते नाते होते हैं, संबंध, संबंधित हो गया संबंध, माता पिता, दादा दादी, जो भी मतलब रिश्ता है वो सब इसमें चला जाएगा, ठीक है। संबंध के बाद में खाद्य पदार्थ और वस्त्र, जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, वस्त्र, चाहे चावल, रोटी, दाल, जो भी खाने पीने की चीजें, सब, दूध वगैरह सब। इसके अलावा पैंट, फ्रॉक, साड़ी आदि। तो ये हो गए हमारे। और प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं और प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, घटनाएं, उसमें भूकंप भी हो सकता है, उसमें बाढ़ भी हो सकती है,
उसमें ज्वालामुखी भी हो सकता है, उसमें सुनामी भी हो सकती है। आंधी तूफान आदि। तो देखिए कितने पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए। पहला है वस्तुएं, ठीक है, दूसरा है पशु पक्षी, तीसरा व्यवसाय, चौथा पद और पांचवा संबंधी, छठा है खाद्य पदार्थ व वस्त्र और सातवां है प्राकृतिक घटनाएं। वस्तुएं तो नहीं कहेंगे, हम इसको घटनाएं ही कहेंगे। तो आप वस्तुएं तो हटा लो, घटनाएं ही हैं ये एक तरीके से, वस्तु नहीं है। वस्तुएं तो आ ही गया पहले, है ना, और प्रकृति प्रदत्त ही है, वो प्रकृति की चीज़ों से ही बनी है, निर्मित हुई है, तो वो तो पहले ही आ गया। तो ये सब किस में आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। अब जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, कोई भी शब्द आता है इसके अंदर से, तो वो क्या बता रहा है, क्या है, कुर्सी क्या है, वस्तु है ना। तो जो वस्तु है, वस्तु जाति है, ठीक है ना। और इस जाति से जुड़ी हुई चीजें हैं ये सारी, कुर्सी हो चाहे मेज हो, कोई भी वस्तु हो, वो बता रही है कि ये वस्तु है। और इसी तरीके से अगर तोता, कबूतर, मैना, जो भी कोई भी पक्षी हो, तो वो कौन सी जाति का है। नस्ल तो उनके नाम अलग अलग होते हैं, नस्लें अलग अलग होती है, लेकिन वो होते तो पक्षी है ना। तो वो कौन सी जाति को बता रहे हैं, वो पक्षी है, तो पक्षी उनकी जाति है, ठीक है। इसी तरीके से चाहे सुनार हो, बुनकर हो, कपड़ा बुनने वाला हो, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हो कुम्हार, चाहे सोने के आभूषण बनाने वाला सुनार हो, ये है, काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या, कर्म कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। तो इनकी जाति क्या हो गई, कौन सी जाति को बता रहे हैं, ये व्यवसायी हैं, ये व्यवसाय करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जातिवाचक है, मतलब ये जाति को बता रहे हैं। ये शब्द सब जातियों को बता रहे हैं, चाहे वो पद हो, पद भी जाति को बता रहा है। अगर अध्यापक है कोई, तो अध्यापक है वो, तो ये पद को इंगित कर रहे हैं, पद के बारे में बता रहे हैं, तो ये कौन क्या है, जातिवाचक है। इसी तरीके से संबंधी हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए। अब चावल, रोटी, जो भी खाने पीने की चीजें हैं, तो वो एक ही जाति के अंदर आ रही है ना। चाहे कुछ भी खा लो आप, चाहे बाजार से कुरकुरा लेके खा लो, चाहे चिप्स खा लो, चाहे कोल्ड ड्रिंक पी लो, पेय पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, कुछ भी खा रहे हैं, चाहे फल भी खा रहे हैं हम एक पेड़ से तोड़ के, तो वो खा रहे हैं, खाने की चीज है, तो वो किस में चली गई, कौन सी, उसकी एक जाति हो गई ना। एक बता रहा है हमें कि भाई ये खाने की चीज है, ये पीने की चीज है, और ये क्या है, खाद्य पदार्थ है। वो खाद्य पदार्थ के अंदर अपने आप ही जुड़ गई, तो वहां पे क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ जातिवाचक, ठीक है ना। इसी तरीके से प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो भी प्रकृति मतलब नुकसान कर रही है या हमको क्षति पहुंचा रही है, हानि पहुंचा रही है। तो अब चाहे कोरोना को ले लो आप, ये भी तो देखा जाए तो प्राकृतिक घटना ही तो है ये। हालांकि मनुष्य ने इसको उत्पन्न किया, लेकिन है तो मतलब प्रकृति ने प्रकोप तो दिखाया है, तो प्राकृतिक घटना ही हो गई एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये सब किस में आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे तीसरे भेद के ऊपर, और तीसरे भेद का शीर्षक है भाववाचक संज्ञा। देखो भाव क्या होता है। भाव, जब हम बाजार में जाते हैं ना, हम भाव तोल करते हैं। भाव तोल करते हैं यानी कि माप रहे हैं, हर चीज को पूछ रहे हैं, उसका दाम पूछ रहे हैं, फिर अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं कि हाँ हमारी जेब के हिसाब से कितना ला होगा। लेकिन ये वो वाला भाव नहीं है, ये भाव है मन के भीतर का, ठीक है। व्यक्ति के मन के भीतर जो विचार होते हैं, और उन विचारों के हिसाब से ही वो अपना व्यवहार करता है या दूसरों के सामने अपना बर्ताव करता है, उनके सामने पेश होता है खुद। तो वो होते हैं भाव। जैसे सपोज अभी मैं किस मूड में आपसे बात कर रही हूँ, बिल्कुल शांत मूड में हूँ एक तरीके से। मेरा भाव कैसा है, मेरा भाव शांत है, और मैं बड़े ही आराम से आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अध्यापन करवा रही हूँ।
लेकिन अगर इधर मैं क्रोध में होती या गुस्से में होती, अगर मेरे मन के भीतर कुछ इस तरीके की चीज़ हो रही होती, तो वो निश्चित तौर पे मेरे चेहरे पर, मेरी बातचीत में वो चीज़ अपने आप ही जाहिर होने लग जाती है। और वो और भी ज़्यादा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कब होने लगती है, जब हम अपने बातचीत के जरिए दूसरे को स्पष्ट कर देते कि भाई अब मैं क्रोध में हूँ। तो क्रोध प्रेम, विश्वास, भलाई, बुराई, अच्छाई, ठीक है, ये सब क्या है? ये भाव है। ये बताते हैं कि हाँ ये भाव है। और अगर किसी शब्द में वो प्रकट हो रहा है तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा शाब्दिक अर्थ, भाववाचक संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे से और इसको नहीं समझाया जा सकता। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि किसी पदार्थ के गुण। अब देखो, किसी पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण, यहाँ पे बात करती पदार्थ की, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम अभी तो मन की बात कर रही थी, मन के भावों की बात कर रही थी, अब मैडम परिभाषा में लिखवा रही है पदार्थ के गुण। तो पदार्थ से मतलब ये है जैसे कि दूध है, वो एक पदार्थ ही है, वो पेय पदार्थ है, पीने का पदार्थ है, ठीक है ना। अगर उसको गर्म कर लिया जाता है, उबाल लिया जाता है, तो उसका भाव कैसा हो जाता है? उसका भाव हो जाता है कि वो गर्म दूध है, एकदम गर्म, और उसको हम नहीं पी सकते, ठीक है ना। तो उसका भाव कैसा हो गया? गर्म। और अगर उसी दूध को हम ठंडा करके आइस डाल के, बर्फ डाल के बिल्कुल चिल्ड कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं एकदम से, तो फिर वो कैसा हो जाता है? वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो बिल्कुल विपरीत चीजें हुई ना, गर्म ठंडा, है ना। इसी तरीके से देखिए शांत और क्रोध ये भी तो विपरीत चीजें हैं, लेकिन आएंगी किस में? दोनों भाव में आएंगी, चाहे वो गर्म ठंडा हो, चाहे वो क्रोध या प्रेम हो, या प्रेम या क्रोध या शांत हो, ठीक है ना। तो ये कौन सी संज्ञा के अंदर आएगी? क्योंकि ये भाव को इशारा कर रही है, भाव की तरफ बता रही है ये, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगी। तो किसी पदार्थ के गुण, अब देखो यहाँ पे गुण शब्द लिख दिया है, तो ये नहीं है कि केवल अच्छा ही अच्छा है। गुण का मतलब इसमें अच्छाई भी आ जाएगी सारी, मतलब ऐसे शब्द भी आ जाएंगे जो अच्छे की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ऐसे शब्द भी आ जाएंगे जो कि अवगुणों को दर्शा रहे हैं या बुराई की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो गुण से केवल आप ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकालना कि केवल अच्छा ही अच्छा है। इसमें वो शब्द की बात कर रही हूँ मैं, कि वो दोनों ही शब्द आएंगे जो गुण को भी दर्शाएंगे और अवगुण को भी दर्शाएंगे। तो किसी पदार्थ के गुण, उसकी दशा, ठीक है, और उसके व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हो गया किसी पदार्थ के गुण, दशा व व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण की आपको समझ में आ गया। दशा भी आपको जैसे मैंने बताया कि दूध गर्म भी है, ठंडा भी है, तो ये दोनों ही शब्द उसमें आ जाएंगे। अब दशाओं में देखो क्या हो सकता है। ये तो दशा है, लेकिन एक व्यक्ति की भी दशा होती है। वो शिशु होता है, बिल्कुल छोटा होता है, तो शिशु अवस्था हो गई, फिर थोड़ा बड़ा होता है बाल्यावस्था हो गई, ठीक है ना, किशोर अवस्था हो गई, फिर युवावस्था हो गई, फिर उसकी प्रौढ़ावस्था हो गई, फिर वृद्धावस्था हो गई। तो ये सारे जो शब्द हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था,
और वृद्धावस्था, ये शब्द किसके अंदर चले जाएंगे? ये सब चले जाएंगे भाववाचक संज्ञा के अंदर। तो बच्चों आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं क्लास को, क्योंकि हमारा समय हो चुका है और हम कल वापस से इसके आगे ही लगातार अपनी क्लास को शुरू रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।